हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज़ रूपम चिकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है हमारे चैनल बैंकर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में एसबीआई क्लर्क एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जुड़ी हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थोड़ा सा आप सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पर थोड़ा बेयर करना पड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि आई विल नॉट बी एबल टू स्विच ऑन द कैमरा। तो कैमरा मतलब मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी, आपको पूरा कंटेंट दिखाई देगा, सब कुछ अच्छे से क्लियरली विजिबल होगा और ऑडिबल होगा, बट मैं आपको अभी दिखाई नहीं दूंगी। तो प्लीज़ उस चीज़ से थोड़ा सा परेशान नहीं होइएगा। बिना देरी के शुरुआत करूंगी। बहुत दिनों बाद सारे फेस्टिवल्स हमारे हो चुके हैं और बहुत दिनों बाद जो है रिज्यूम कर रहे हैं हम लोग अपने इस सेशन को। तो आई जस्ट होप, आई अज्यूम कि आप सारे बच्चे अच्छे होंगे, आप सबकी तबीयत बहुत अच्छी होगी, आप लोग का फेस्टिवल बहुत अच्छे से बीते होंगे। अब वापस से ट्रैक पर आने की ज़रूरत है हम सभी को। और अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स का आरबीआई असिस्टेंट का एग्ज़ाम भी लगा हुआ है इस वीकेंड पर। तो आई जस्ट होप कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होगी। और ये जो सेशन अभी हम लोग कंडक्ट करने वाले हैं, इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स को मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी जो आप लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरुआत कर देते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी यार एक बार शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ वीडियो को। और जितने भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है अभी तक, अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस सेशन। आप सभी स्टूडेंट्स को इस सेशन में हमारे साथ ज़रूर जुड़ना है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट जो यहाँ पर मुझे देख रहा है वो यहाँ पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ेगा इस सेशन में। सुबह 7:45 का टाइम है इस सेशन का, ठीक है। 7:45 AM पर आप सभी स्टूडेंट्स को इस सेशन में मेरे साथ ज़रूर जुड़ना है, जिसमें मैं आपको एक प्रॉपर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराती हूँ द हिंदू एडिटोरियल का, ठीक है। सर्च कर लीजिएगा द हिंदू एडिटोरियल बाय रूपम मैम। इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आप सभी की स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आने ही वाला है। उसके पहले जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार जल्दी से कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा चैनल सब्सक्राइब करना। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर ऑन द स्क्रीन, प्लीज रीड दिस वेरी केयरफुली एंड डू लेट मी नो कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से पढ़ेंगे। बातें कम करेंगे। आई जस्ट होप कि आप सारे स्टूडेंट्स जो मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं, राइट, आपका फोकस जो है वो यहाँ पर रहेगा। बहुत डिटेल में सारी चीज़ें आप लोग को समझाती हुई चलूंगी मैं, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है। आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है जो कहता है कि द मोर द स्पेक्ट्रम योर सर्विस प्रोवाइडर कैन एक्वायर एंड पुट टू यूज, लिटिल विल बी द कंजेशन ऑन द एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ऑल राइट, आप सभी स्टूडेंट्स ने जब आप सभी स्टूडेंट्स ने जब पढ़ा होगा आपका व्हाट शुड आई से एडजेक्टिव। हाँ जी, जब आप सभी स्टूडेंट्स ने एडजेक्टिव पढ़ा होगा तो एडजेक्टिव में एक रूल होता है कंपैरिजन का, ठीक है जी। एडजेक्टिव में एक रूल होता है कंपैरिजन का, जिसमें क्या होता है कि आपकी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है, ठीक है, उसके साथ आप आर्टिकल द लगाते हैं। और वो कब लगाते हैं? जब आप प्रोपोर्शन में कंपैरिजन करते हैं, यानी कि जब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये और बढ़ेगा तो ये भी और बढ़ेगा, ठीक है। तो जब इस तरीके से कंपैरिजन होता है तो तब हम चीज़ों को हमेशा ही कंपैरेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगाकर लिखते हैं, ठीक है, राइट। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। आपने अपनी 10th क्लास में आई एम वेरी श्योर पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि भाई अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या फिर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये और बढ़ेगा तो फिर ये और घट जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ होता है। और लिटिल जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया, तो इसको हटाकर मुझे यहाँ इसकी जगह लेस का इस्तेमाल करना होगा और एक आर्टिकल दो भी इसके साथ लगाना होगा। कौन सा पार्ट हो गया ये हमारा? पार्ट 1, 2, 3। थर्ड पार्ट में बच्चों हमारे एरर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़ लें और पढ़कर बताएं आंसर क्या होगा। टेक योर टाइम।
ध्यान से सोच समझ कर आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है सेंटर इज मूविंग फॉरवर्ड विद इट्स प्लान टू क्रिएट अ बैंक ऑफ सरप्लस लैंड अवेलेबल विद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच कैन बी ऑक्शनड। तो सेंटर, अब यहाँ पर हम सेंटर, कौन सा सेंटर यार, हम किसकी बात कर रहे हैं? बेसिकली ये जो सेंटर हमने यहाँ पर लिखा है, इससे हम क्या कहना चाहते हैं? केंद्र। केंद्र किसका केंद्र? किसी अर्थक्वेक का केंद्र? हाँ, किसके केंद्र की बात कर रहे हैं? बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट आर सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ जी, हम यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं। जब हम सेंटर कह रहे हैं तब हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जिक्र कर रहे हैं। तो हमने इस चीज़ को स्पेसिफाई किया है सेंटर लिखकर, ठीक है। तो हमें इसके साथ एक आर्टिकल 2 लगाकर इसको थोड़ा सा डेफिनेट करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा मीनिंग बहुत ही क्लियरली जो है वो समझ में आए कि जब हम बोल रहे हैं सेंटर तो हम किसको डिनोट कर रहे हैं? वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट। एम आई क्लियर हियर? तो इसके साथ यहाँ पर एक छोटा सा आर्टिकल द आना ज़रूरी है। फर्स्ट पार्ट में गलती है। सेंटर इज मूविंग फॉरवर्ड विद, मतलब बेसिकली सेंटर इज बेसिकली प्लानिंग टू चैनलाइज समथिंग, उस सेंस में यूज़ किया जा रहा है। क्या चैनलाइज करना चाह रहे हैं? अपने प्लान्स जो कि क्रिएट किए गए हैं बनाने के लिए, टू क्रिएट अ बैंक ऑफ सरप्लस लैंड, जिसमें कि क्या होना चाहिए? अवेलेबल विद पब्लिक सेक्टर यूनिट्स विच कैन बी ऑक्शनड। ऑक्शन का मतलब बता दोगे अगर कमेंट बॉक्स में तो यार मज़ा ही आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? पहले पार्ट में गलती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ लो। ऑल राइट, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। आई जस्ट वॉन्ट कि आप सारे बच्चे इसको अच्छे से पढ़ लें एक बार। कहता है कि ग्रेट ब्रिटेन डिपार्चर मे नॉट बी एज डिवास्टेटिंग एज इट इज़ जनरली कंस्ट्रूड बिकॉज इट नेवर वॉज फुल्ली कमिटेड टू द यूनियन। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि ग्रेट ब्रिटेन डिपार्चर मे नॉट बी as devastating as it generally construe। construe का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को समझना, ठीक है। टू अंडरस्टैंड, राइट। कोई भी चीज़ को समझना, डिकोड करना, राइट, या फिर सच क्या है इस चीज़ का पता लगाना आपका construe कहलाया जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि दैट द डिपार्चर ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, एक चीज़ है बस यहाँ पे बताएं जो यहाँ पर मिसिंग है, बाकी तो सब ठीक है, बस एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर मिसिंग है कि हमें ना द ग्रेट ब्रिटेन कहना होता है, ठीक है। और ये फिक्स्ड होता है, हम लोग द ग्रेट ब्रिटेन ही कहते हैं। और यहाँ पर द, यहाँ पर एक बार फिर से मिसिंग है। फर्स्ट पार्ट में एरर कहूँगी मैं, क्योंकि और तो किसी पार्ट में यहाँ पर कोई एरर हमें नहीं नज़र आ रहा है, आप भी पढ़ सकते हैं। कहते हैं कि द ग्रेट ब्रिटेन डिपार्चर मे नॉट बी एज डिवास्टेटिंग, कि भैया इतना डिवास्टेटिंग नहीं था जितना कि हमने समझा था। डिवास्टेटिंग का मतलब बता दो ज़रा, 2-3 कहना चाहिए मुझे एग्जांपल्स तो बता ही देना यार, आई मीन सिनोनिम्स तो बता ही देना। और फिर आगे रीज़न बताया, बिकॉज इट नेवर वॉज फुल्ली कमिटेड टू द यूनियन, क्योंकि भाई वो कभी फुल्ली कमिटेड था ही नहीं यूनियन को लेके, ठीक है। तो उस सेंस में बात कर रहे हैं। बट द ओनली रॉन्ग पार्ट हियर इज़ द फर्स्ट वन, जिसमें द ग्रेट ब्रिटेन उनको लिखना था, वो नहीं लिख पाए। दैट्स ओके। बट डिवास्टेटिंग का मतलब जो है आप लोग मुझे बताना शुरू कर दो एक बार कमेंट बॉक्स में। अंटिल देन रेस्ट ऑफ यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर वी गो। ऑल राइट एवरीवन, हो चुका है टाइम, तो पढ़ लेते हैं एक बार ध्यान से। क्या कहता है? देयर इज़ नो डिनाई दैट मोर वर्किंग विमेन मीन्स अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर फैमिलीज। ओके, बहुत सिंपल वैसे ये एरर है, और ये ऐसा एक रूल है जो मैं आपको हमेशा ही कराती रहती हूँ कि इज़
एम, आर और वॉज और वर, इन सब के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? इन सब के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जो आईएनजी फॉर्म यूज़ होती है हम उसको यूज़ करते हैं ना। और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है विच इज़ नॉट राइट। तो जहाँ डिनाई लिखा गया है वहाँ पर हमें डिनाइंग कहना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट ही यहाँ पर हमारा मिस्टेकन है। सिंपल था ये, तो कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ लो यार। ऑल राइट एवरीवन, तो टाइम अप हो चुका है, ज़रा पढ़ लो ध्यान से। क्या कहता है सेंटेंस? सेंटेंस बोलता है कि इसरोज सक्सेस इज ड्यू इन, एक सेकेंड, इसरो सक्सेस इज ड्यू in large measure for its being practically free from a meddling bureaucracy. थोड़ा ट्रिकी है बी पार्ट, है ना। यू गाइज आर राइट। इसरोज सक्सेस इज ड्यू टू होना चाहिए, ड्यू टू लार्ज मेजर्स ड्यू इन नहीं होगा भाई, ठीक है। इसरो सक्सेस इज ड्यू टू लार्ज हो जाना चाहिए, this has to be changed, is due to large measures for its being practically free. सेकेंड पार्ट में गलती है, यही ड्यू टू होता है ना, तो वही ड्यू टू उसने यहाँ पर मिस कर दिया था, तो ड्यू के साथ टू ही आएगा एंड ड्यू टू इज़ राइट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट पूरा है हमारा, ठीक है, नाइस, ओके। अगला क्वेश्चन, अब इसमें ना एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा एक क्लोज टेस्ट है, बहुत छोटा सा क्लोज टेस्ट है। इस तरीके के क्लोज टेस्ट प्री में कई दफ़ा आ जाते हैं जो बहुत छोटे होते हैं, इजी टू अटेम्प्ट होते हैं, ठीक है। तो वैसा ही मैंने यहाँ पर एक रखा है, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक बार मैं चाहूँगी आप इसको पढ़ लें अच्छे से। एंड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ द क्लोज टेस्ट यू मस्ट गो थ्रू इट वंस। एक बार पूरा अच्छे से आपको पढ़ लेना चाहिए टू हैव द रफ आइडिया व्हाट द पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट, ओके। I'll give you some more time to read this. Let's see what it says. About 250 years ago, German philosopher Immanuel Kant dash a fine dash of objective component of ultimate reality in nature, in dash of its space, time structure, and in society in terms of dash value. Such dash did begin with Descartes and Galileo, but Kant was the first one to become conscious of these things. Okay. ठीक है, ऑल राइट। सो चलो बताओ, आप लोग बताएंगे, थोड़ा सा आइडिया लेना ज़रूरी है। ये कह रहे हैं देखो 250 साल पहले की बात है, एक जर्मन फिलोसोफर जिनका नाम बताया गया है इमैनुअल केंट, डैश अ फाइन डैश ऑफ ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। बेसिकली उन्होंने ऐसा बताया होगा या फिर जो भी थ्योरी रही होगी उस वक्त पर उसको सपोर्ट किया होगा, समथिंग ऑफ दैट काइंड, है ना। देखो अटैक करना तो बिल्कुल ही इरेलीवेंट वर्ड रहेगा, तो अटैक तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अर्ज करने का मतलब होता है मनाना, तो ही परसुएडेड या अर्ज्ड अ फाइन। अर्ज कैसे कर सकते हैं, मना कैसे सकते हैं यार, ब्लेस्ड भगवान तो है नहीं है। हिंडर हो सकता है या एडवोकेट हो सकता है।
अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, अभी जो थोड़ी देर पहले मेरा पॉज था वो इसी चीज़ को सोचने के लिए था कि व्हाट शुड आई एक्चुअली चूज़। और ये मैंने कैसे डिसाइड किया, मैंने पैसेज की टोन को समझने की कोशिश की, मैंने अपने पैराग्राफ को ये समझने की कोशिश की कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है, ये पॉजिटिव बात कर रहा है या फिर ये नेगेटिव बात कर रहा है। मुझे पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी कुछ ऐसा नेगेटिव तो नज़र नहीं आया, तो इसलिए हम लोगों ने हिंडर को नहीं यूज़ करना है। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑप्शन नंबर ई को हम अपना आंसर मार्क कर देंगे। हमें कहना होगा जर्मन फिलोसोफर इमैनुअल केंट एडवोकेटेड अ फाइन डैश ऑफ ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इन नेचर। अ फाइन व्हाट? Okay. So what it says, advocated a fine dash of objective components of ultimate reality in nature. A fine purpose of objective components, a fine picture of, fine description of, fine rehearsal of, fine specification of. वी मस्ट नॉट बी टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग, हम किसी एक चीज़ के बारे में ख़ास तौर पर बात नहीं कर रहे हैं, तो स्पेसिफिकेशन तो वैसे नहीं आएगा। रिहर्सल बिल्कुल इररेलेवेंट है, पिक्चर बिल्कुल इररेलेवेंट है, पर्पस भी नहीं आएगा क्योंकि हम यहाँ पर उद्देश्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके पूरे डिटेलिंग की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली वील बी चूजिंग ऑप्शन नंबर सी एज आर आंसर, क्योंकि हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देने की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही हमारा यहाँ पर बच्चों करेक्ट आंसर बन जाएगा। बात समझ आ गई आप सबको? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वही करेक्ट आंसर बनेगा। अनदर वन ऑन द स्क्रीन एंड हियर वी गो। इसका आंसर तो देखो इसी में छिपा हुआ है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझ के पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। दिस वॉज ईजी। सो हमें काफ़ी अच्छे से यहाँ पर क्लियर हो रही हैं चीज़ें। देखो हम क्या कहना चाहते हैं, हमने बोला है इन नेचर इन डैश ऑफ इट्स स्पेस टाइम स्ट्रक्चर एंड इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ डैश वैल्यू। मेरे ख्याल से काफ़ी चीज़ें क्लियर हैं। एंड लगा हुआ है, इधर पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा, इधर भी पैरेलल स्ट्रक्चर बनेगा, इधर इन टर्म्स ऑफ लिखा है, पूरा एकदम स्ट्रक्चर वही यहाँ पर भी बना हुआ है। तो ऑब्वियसली हम लोग इन टर्म्स ऑफ को यूज़ करेंगे, प्रोविजन कंडीशन प्रेमिसेस फॉर्म नहीं आएगा, इन टर्म्स ऑफ। और हम ऐसा क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एंड के दोनों तरफ जो है वो एक बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए, और उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं, उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। In terms of dash values, what kind of values this must be talking about? Moral values, honest values, proper values, evil values या worthy values? यार worthy values कौन सी होती हैं, और evil values का हम यहाँ क्या करेंगे, और proper का क्या मतलब है यहाँ पर, और honesty का भी क्या मतलब है? Obviously we must be talking about moral values। ठीक है, राइट मतलब इन्होंने कहा है कि क्या बोल रहे थे, द कॉम्पोनेंट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इन नेचर इन टर्म्स ऑफ स्पेस टाइम स्ट्रक्चर एंड इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़, मतलब वो दोनों तरीके से ही सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए। ठीक है,
तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम ऑप्शन नंबर ए को अपना आंसर मार्क करेंगे. अनदर वन. Okay. Time's up, everyone. So, such dash did begin with the Descartes and Galileo, but Kant was the first one to become conscious of these things. So, such meditation, are we talking about any yoga in this paragraph? Of course, no. तो ये तो होगा नहीं. Such reasons did with the Descartes? No. Such, this is actually, the person is a philosopher, and philosopher do not give you reasons, they actually think a lot about things. तो रूल और कॉन्सेंट्रेशन तो वैसे ही बहुत रेलिवेंट है, बट हाँ रीज़न और थिंकिंग इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको हो सकता था, जो मैं देख भी पा रही हूँ कि हुआ भी है, बट ओके दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन. इसमें इतना चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर किसी भी चीज़ का लॉजिक नहीं दे रहे हैं. इट इज़ जस्ट दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन और वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ हाउ थिंग्स हैपन, राइट. तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑप्शन नंबर सी को अपना आंसर मार्क कर देंगे. ठीक है, समझ आ गया. आगे चलते हैं. आगे ये एक बहुत ही ज़्यादा छोटा सा हमारे पास एक पैराजंबल है. एंड अगेन आपको पता है रूपम में आपसे क्या काम कराती हैं. यू जस्ट हैव टू मेक अ पेयर. आपको सिर्फ एक पेयर बनाना है, उसके अलावा और आपको कुछ नहीं करना. कोशिश करेंगे 2 पेयर बनाने की. 6 सेंटेंसेस हैं, 2 पेयर आराम से बनाए जा सकते हैं. टेक योर टाइम, रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, ट्राई टू मेक एट लीस्ट 2 पेयर्स आउट ऑफ इट. एक पेयर बनाना है बस. टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. चलिए पढ़ना समझना शुरू करते हैं. ठीक है, इन्होंने शुरुआत की है हेंस से. हेंस दे शुड ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर. हमें ये तो पता ही है, हेंस से तो शुरुआत कर नहीं सकते, और यहाँ पर दे कौन है हमें पता तो है नहीं है, तो ए से तो हम शुरू नहीं करेंगे. द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिजाइडिंग इन सोडियम एंड क्लोरीन आयंस आर ऑपोजिट इन नेचर. ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, इसको अलग रख लो यार. ये हो सकता है, चांसेस हैं कि ये हमारा बन जाए हाँ ओपनिंग सेंटेंस. फिर कहते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप लाइक वाइज, कि ऐसे ही जैसे अभी बताया होगा इसने, बिल्कुल वैसे ही रिलेशनशिप की जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है जुडिशियस बैलेंस पर, अट्रैक्शन के और रिपल्शन के. यार यहाँ लाइकवाइज आया है, इसका मतलब इसके पहले इसने कुछ बताया होगा, ये ओपनिंग सेंटेंस तो नहीं बनेगा. ठीक है, फिर कहते हैं कंसीडर कॉमन सॉल्ट और सोडियम क्लोराइड, कि चलो बात करते हैं कॉमन सॉल्ट या फिर सोडियम क्लोराइड के बारे में. चलो एक बार डिस्कशन करते हैं. ठीक है, अभी क्या बात हो रही है, क्या मुद्दा हो रहा है, पता तो हमें यहाँ पर भी इसके कॉन्टेक्स्ट से हमें नहीं समझ में आ रहा कि ये ओपनिंग सेंटेंस बनेगा या नहीं बनेगा. तो यार ये तो हटा दो. ई कहता है कि द स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल बॉडीज डिपेंड्स ऑन बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन,
कह रहे हैं कि भाई किसी भी मटेरियल बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन पावर के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, बात तो सही है यार। और ये सेंटेंस आप देख पा रहे हो, अगर समझ पा रहे हो इस चीज़ को, तो ये बच्चों आपका 100% एरर फ्री सेंटेंस है। आई मीन एरर फ्री से मेरा मतलब है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इस सेंटेंस को समझने के लिए आपको किसी और सेंटेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा है, ठीक है। फिर आगे कहते हैं कि बट व्हेन दीज कम क्लोजर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। अब ये दीज क्या है यही नहीं पता आपको, तो ये भी ओपनिंग सेंटेंस तो नहीं बनेगा। और इन दोनों सेंटेंसेस में से जो बेटर ऑप्शन मेरे पास है या जिसको मैं बेटर समझ पा रही हूँ यहाँ पे, वो है मेरा ऑप्शन नंबर ई। इसका मतलब यहाँ से चीज़ काफ़ी क्लियर है कि हम अपने पैराग्राफ की शुरुआत ऑप्शन नंबर ई से करने वाले हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, अब इसके आगे थोड़ा समझते हैं। अब पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यार अब हमें पेयर बनाना है, और पेयर बनाने के लिए जो बेटर सेंटेंस मुझे यहाँ पर दिखाई दिया वो मेरे ख्याल से एक तो ई और डी का ही पेयर बनेगा, नहीं क्या? देखो कह रहे हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ मटेरियल बॉडीज डिपेंड्स ऑन बोथ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, कि भाई किसी भी बॉडी की जो स्टेबिलिटी है वो उसकी अट्रैक्शन और रिपल्शन के ऊपर डिपेंड करती है। सिंपल बात है। अब जैसे इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर कंसीडर कर लिया है कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड को, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ई और डी का एक पेयर बन जाए। चलो इसे एक तरफ रख लो। अब इसके आगे की बात करते हैं। अब हमने एक और सेंटेंस पढ़ा था जिसमें सोडियम एंड क्लोरीन आयन का जिक्र किया था। अब इससे हमें यह भी समझ में आ गया कि ई के बाद ही इससे हमें यह भी समझ में आया कि डी के बाद ही बी आ सकता है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि डी के तुरंत बाद बी आएगा, बट मैं आपको ये ज़रूर बता सकती हूँ कि डी के पहले बी नहीं आ सकता, आएगा डी के बाद ही बी। कहाँ आएगा ये नहीं पता, बट आएगा बाद ही। चलो खैर छोड़ो, आगे देखो। फिर कहते हैं दे शुड ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अब रुको, हैंड्स तो बाद में पढ़ेंगे, अब कुछ और पेयर बनाते हैं यहाँ पर हम यहाँ पर क्या देख पा रहे थे कि ई और डी का एक पेयर बन गया है हमारे पास। अब हमें क्या करना है कि बी पढ़ते हैं फिर भी एक बार, क्योंकि यहाँ पर हमने सोडियम क्लोराइड का जिक्र किया है। कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक चार्जेस रिजाइडिंग इन सोडियम एंड क्लोराइड आयंस आर ऑपोजिट इन नेचर। कह रहे हैं कि भाई देखो कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं सोडियम और क्लोरीन आयन में वो ऑपोजिट नेचर के हैं, और क्योंकि वो ऑपोजिट नेचर के हैं तो भाई उन्हें तो अट्रैक्ट करना चाहिए एक दूसरे से। बी के बाद ये आ सकता है क्या? आ तो सकता है, बट अब लेकिन वाली बात आ गई। व्हेन दीज कम क्लोजर बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, कोलिजन एंड इनस्टेबिलिटी आर प्रिवेंटेड ड्यू टू रिपल्शन विच सेट्स इन एट क्लोज डिस्टेंस। ओके यार सही तो आ रहा है, बात तो बनती जा रही है वैसे हमारी। देखो अगर हम बी और ए का एक पेयर बना लें और फिर ए के बाद अगर हम एफ का पेयर बना लें तो बचा क्या? फिर बचा क्या बचा? सी बचा यार, है ना? और तो कुछ बचा नहीं है। तो इसे ऐसे ही नहीं अरेंज कर लें क्या? कैसे अरेंज करें इसको? ई से शुरुआत कर दें। हमने ई में कहा है कि भाई देखो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों ज़रूरी हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सोडियम क्लोराइड ही ले लो। फिर हमने बताया कि भाई देखो सोडियम क्लोराइड में सोडियम और क्लोरीन की जो आयंस होती हैं वो ऑपोजिट नेचर की होती हैं, और इस हिसाब से तो भैया उन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए। नहीं ए है ये, सॉरी। और इस हिसाब से तो उन्हें क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए। मैंने गलत लिख दिया था, ठीक है। लेकिन ये तो अट्रैक्ट नहीं करती, ठीक है। और फिर आखिर में ऐसे ही रिलेशनशिप भी भाई वो जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन के बैलेंस पे टिका होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा ई डी बी ए एफ और आपका सी, ठीक है। समझ आ गया सबको? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम अगर कुछ भी है तो प्लीज़ पूछ लेंगे सारे स्टूडेंट्स। एंड आई रियली डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू होगा यहाँ पर। अगर है तो भी बता दो, ठीक है। वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर अभी के लिए इतना ही रखती हूँ मैं इस सेशन को। आप सभी स्टूडेंट्स से एक बार फिर से मुलाकात करूँगी, ठीक है, 12:45 पर 12:45 PM पर अभी आपका
एक वाओ वोकैब का अपना सेशन होता है, ठीक है। जो बच्चे नए हैं वो उन बच्चों को बता दूं मैं कि उनको आपको ज़रूर जुड़ना है। आपके वाओ वोकैब के सेशन में ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स और वर्ड्स सब होंगे। आज का सेशन खास है क्योंकि आज इसमें हम कुछ वर्ड्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। राइट, 15 मिनट का सेशन होगा, 10 से 15 मिनट का सेशन है, बस आप लोग जुड़िएगा ज़रूर। और रोज़ सुबह द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में मेरे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रॉब्लम है तो वो थी, अब नहीं होगी, क्योंकि अब रूपा मैम ने शुरू कर दिया है आपको पढ़ाना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, टाइम याद रखेंगे सारे बच्चे, 7:45 सुबह 7:45 पर सेशन शुरू हो जाता है। आप सभी स्टूडेंट्स को ज़रूर जुड़ना है इस सेशन में रूपा मैम के साथ, ठीक है। द हिंदू एडिटोरियल के एनालिसिस में वोकैब और ग्रामर सब हम लोग साथ में मिलकर कर रहे होते हैं, ठीक है। राइट, और कल भाई दूज था, उसके उपलक्ष्य में आप सभी स्टूडेंट्स को डबल वैलिडिटी दी जा रही है। और डबल वैलिडिटी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको 80% का बच्चों डिस्काउंट मिल रहा है। और इसके साथ साथ आपको सिर्फ 6 महीने की फ़ीस पे करनी है और पूरे 6 महीने का आप सभी को फ्री एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगा। जो बच्चे मुझे देख रहे हैं याद रखेंगे, आपकी रूपा मैम का रेफरल कोड है Y406। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करके आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे साथ जुड़ जाना है। मेरी सारी पेड क्लासेस आपको मिल जाएंगी जब आप इनमें से किसी भी महापैक में एनरोल करेंगे तो, ठीक है। राइट, ये आपका विक्ट्री बैच है, आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं क्योंकि इस पे भी आपको डबल वैलिडिटी और 80% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। और ये आपका बाकी और का भी पार्ट है। तो अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो SBI क्लर्क के टाइम पर ग्रेजुएट हो जाएगा या हो चुका है अभी अभी हाल फिलहाल में, और आने वाले साल के एग्ज़ाम्स को भी केटर करेगा, उसके लिए बेस्ट जो है वो यही रहेगा क्योंकि इसमें किताबें भी हैं। तो इसमें 80% का डिस्काउंट अभी है, आप लोग इस ऑफ़र को मिस मत करना, जल्दी ही एनरोल कर लेंगे सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। बैंक महापैक जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, इसमें सारे एग्ज़ाम्स के प्री मेंस और जिन एग्ज़ाम्स में इंटरव्यू आता है उनका सारा कॉन्टेंट आपको यहाँ पर मिलता है। 4 किताबें हैं, बुक्स हैं, हज़ारों, कई हज़ार, 7,000 लगभग, 6 या 7,000 लगभग टेस्ट सीरीज़ हैं प्री और मेंस की। आप इतना यूज़ भी नहीं कर पाओगे, इतना कंटेंट है। और ये कंटेंट खासकर 2024 वाले स्टूडेंट्स के लिए रहेगा, ठीक है। अगेन फिर से बता दूं, 80% का डिस्काउंट है, 6 महीने की फ़ीस पे करनी है, 6 महीने फ्री एक्सेस मिलेगा। रेफरल कोड याद रखेंगे Y406, ठीक है बच्चों। राइट, ये चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो भाई ज़रूर कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप यहाँ पर मेरे साथ ज़रूर जुड़ेंगे। अभी के लिए इस वीडियो को मैं इतना ही रखूँगी। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, खूब मेहनत करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड सी यू गाइज एट 12:45। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।